हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने आपको ये क्वेश्चन दिया था, चैलेंजिंग क्वेश्चन। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क 2 आवर्स बिफोर ही इंटर्ड माई रूम। तो जिसने इसका आंसर कर लिया है वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख दे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इससे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए इससे मिलते जुलते कुछ कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई कंप्लीटेड माई वर्क 2 days बिफोर। तो यहां से हमको सीखना है बिफोर। यहां से हमको सीखना है बिफोर और एगो के बीच अंतर। तो हम एक तरफ लिखते हैं बिफोर और एक तरफ लिखते हैं एगो। तो देखिए, आपको याद रखना है एगो का यूज आप हमेशा करेंगे पास्ट के लिए, यानी पास्ट की कोई इवेंट होगी तो आप उसको एगो से लिखेंगे, जबकि बिफोर का यूज आप पास्ट ऑफ पास्ट के लिए करेंगे, पास्ट ऑफ पास्ट। यानी जब कोई घटना पास्ट से भी पास्ट में होगी तब करेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम पास्ट बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट को और पास्ट ऑफ पास्ट बोलते हैं पास्ट परफेक्ट को। इंडेफिनिट बनता है वर्ब की सेकंड फॉर्म से, जबकि पास्ट परफेक्ट बनता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो देखिए, पहला लिखा आई कंप्लीटेड माई वर्क 2 days बिफोर। तो ये एक सिंपल पास्ट की घटना है जो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट से दिखाई हुई है, और सिंपल पास्ट मेरा किस में जाता है, एगो में। तो फिर यहाँ बिफोर नहीं होना चाहिए, बिफोर की जगह क्या होना चाहिए था, एगो। तो ये आंसर हो जाएगा बिफोर की जगह एगो। अब जरा दूसरा देखिए, आई वेंट टू दिल्ली 2 years बिफोर। तो आई वांट टू दिल्ली ये कब की है, पास्ट की एक सिंगल इवेंट घटना है। आई वेंट टू दिल्ली 2 years बिफोर, नहीं, इसमें भी क्या होना जाना है, 2 years एगो। यानी दोनों में यहां बिफोर की जगह क्या लग गया, एगो। अब जरा एक चीज और देखिए सेंटेंस में, आई कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। अब आपका क्वेश्चन क्या उठेगा, व्हेन, कब कर लिया था। तो व्हेन का रिप्लाई क्या हो जाएगा, 2 days एगो। तो हमको ये सीखना है यहाँ से, जो व्हेन का रिप्लाई देते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी वो एज अ एडवर्ब काम करते हैं। जैसे दूसरे में देखिए, आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया था। व्हेन, कब गए थे, तो हमने लिख दिया 2 days 2 years एगो। ये भी व्हेन का रिप्लाई है, 2 साल पहले। तो ये भी किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का। ठीक, अब नीचे आते हैं, आई हैड ईटन द फूड बिफोर लाइट्स वेंट ऑफ, यानी लाइट जाने से पहले। ये घटना दोनों कब की हैं, दोनों ही घटनाएं पास्ट की हैं। जब दोनों ही घटनाएं पास्ट की हैं तो हम इसमें लिखेंगे लाइट वेंट्स ऑफ। ये घटना पास्ट की है, लेकिन उससे ही पहले हम लोग क्या कर चुके थे, खाना को हम लोग खा चुके थे। यानी हम लोग खाना खा चुके थे किसके जाने से पहले, लाइट के जाने से पहले। तो आप देख रहे हो यहाँ हमने बिफोर का यूज किया है। बिफोर का यूज कब करते हैं, जब पास्ट ऑफ पास्ट की बात करते हैं। इसमें पास्ट की बात क्या है, लाइट, लाइट चली गई थी। उसके भी पास्ट की बात क्या है, हम लोग ने पहले ही खाना खा लिया था। तो इसका मतलब जो काम पहले गया वो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखा है, ओके। और ये पास्ट ऑफ पास्ट है, इसलिए इसके साथ बिफोर आया है, ये भी सही है। ठीक, तो ये सेंटेंस आपका नो एरर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं या आखिर यहाँ बिफोर क्या है। बिफोर इंग्लिश में दो चीजें होती है, या तो बिफोर हो सकता है एडवर्ब हो, और या हो सकता है बिफोर क्या हो, आपका कंजक्शन हो। तो आपको समझना है कब कंजक्शन होगा और कब यहाँ पर ये कंजक्शन मतलब एडवर्ब होगा। अगर दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए आया है, तो दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो आप कहेंगे कंजक्शन का। तो यहाँ पे देखिए, पहला स्टेटमेंट आई हैड ईटन द फूड, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट लाइट वेंट ऑफ। अच्छा, ये दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए हमने बीच में सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या लगा दिया,
बिफोर। तो यहाँ पे ये किसकी तरह यूज कर रहा है, बिफोर की तरह। ओके, अब नीचे वाला आइए। आई लेफ्ट द सिटी बिफोर ही केम हेयर। उसके आने से पहले मैंने शहर छोड़ दिया था। यानी पास्ट का घटना कौन सी है, उसके आने से पहले, ये पास्ट है। इसके भी पास्ट क्या था, यानी इसके भी पहले क्या हुआ था, मैं सिटी छोड़ चुका था। तो जो आपका पास्ट ऑफ पास्ट होता है वो किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में। तो हमने किस में लिखा, आई लेफ्ट, तो इसको सही करके करिए इसके नीचे, आई हैड लेफ्ट। तो हो जाएगा आई हैड लेफ्ट द सिटी बिफोर ही केम हेयर। क्लियर। अब यहाँ पे देखो बिफोर क्या है, एडवर्ब है कि कंजक्शन है। तो आप देख रहे हो यहाँ से लेके पूरा सिटी तक एक स्टेटमेंट, आई हैड लेफ्ट द सिटी, ये क्या हो गया, एक स्टेटमेंट। दूसरा देखो, ही केम हेयर, ये दूसरा स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए बीच में आता क्या है, कंजक्शन। तो यहाँ भी बिफोर क्या बन गया भैया, कंजक्शन। तो आपको याद रखना है दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए बीच में कंजक्शन आता है। चलिए यहाँ से ये बात क्लियर हो गया आपको, कब एगो लगेगा, कब बिफोर लगेगा। बिफोर वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में जाता है, और बिफोर आपका कंजक्शन भी होता है, एडवर्ब भी होता है। अगर दो स्टेटमेंट को जोड़ना है तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो कंजक्शन। और अगर वो व्हेन का रिप्लाई ले रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, एडवर्ब। चलिए जब ये बात क्लियर हो गई तो हम लोग थोड़ा सा और आगे समझते हैं। देखिए इस चीज को यहां से समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है, लिखा है ही इंटर्ड इनटू माय रूम व्हेन आई वाज वाचिंग टीवी। ही इंटर्ड ही इंटर्ड इनटू माय रूम व्हेन आई वाज वाचिंग टीवी। तो आपको एक चीज सीखना है, इंटर, और दूसरा सीखना है रीच। जैसा कि हम लोग आज तक पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि इंटर का मतलब प्रवेश करना होता है और रीच का मतलब पहुंचना होता है। अगर वाकई में इनका मतलब प्रवेश करना या रीच का मतलब पहुंचना होता तो आगे क्वेश्चन उठता कि वह इंटर कर गया है, कहाँ कर गया है। और फिर रीच में भी आता वह पहुंच गया है, कहाँ पहुंच गया है। और वेयर का रिप्लाई कौन देते हैं, एडवर्ब देते हैं। और एडवर्ब बनते कैसे हैं, तो याद रखिएगा किसी भी नाउन के पहले अगर प्रीपोजिशन लगा दी जाए तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाता है, और प्रीपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब की तरह काम करती है। अगर ये बात हमको क्लियर हो गई, यानी इंटर के बाद अगर हम, इंटर का मतलब पहुंचना होता है तो आगे क्वेश्चन उठेगा वेयर, और वेयर के लिए हमको प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखनी चाहिए। लेकिन आपने पढ़ा और सुना होगा इंटर और रीच के बाद डायरेक्ट क्या आते हैं उसके, ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख रहे हैं इंटर और रीच के बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। तो आपका क्वेश्चन होगा कि इंटर और रीच के बाद ऑब्जेक्ट कैसे आता है। अगर इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, रीच का मतलब होता है पहुंचना, तो ये तो उसके बाद वेयर का रिप्लाई आना चाहिए, कहाँ प्रवेश किया या कहाँ पहुंचे। और वेयर का रिप्लाई ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन लेता है। और अगर अभी आपने इसके पहले प्रीपोजिशन लगा दिया तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो हमें यहाँ से ये सीखना है कि इंटर का मतलब प्रवेश करना नहीं होता है और रीच का मतलब पहुँचना नहीं होता है, बल्कि ये दोनों एक ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं और इनका मतलब कोई चीज़ पा लेना होता है। तो अगर इसका मतलब फाइंड करना या पा लेना होगा तो देखिए इसके बाद वेयर का रिप्लाई निकलेगा कि वाट का। तो आप कहोगे वाट का रिप्लाई कि उसने पा लिया है, वाट क्या पा लिया है। तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखोगे कि नहीं। ऐसे रीच का मतलब पहुंचना मत पकड़िए, इसको पढ़िए पाना, कि उसने पा लिया है, वाट क्या पा लिया है, तो सीधे ऑब्जेक्ट उसके बाद नाउन आएगा। तो आज से आपको याद रखना है इंटर और रीच का मतलब पहुंचना नहीं, पाना लिखिए। ओके, और इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आते हैं, ना कि प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो ये चीज जब यहां से समझ में आ गई तो आप यहां देख रहे होगे लिखा हुआ ही इंटर्ड इनटू माय रूम। तो यहां से क्या कट जाएगा, इंटर्ड, और हो जाएगा डायरेक्ट ही इंटर्ड माय रूम व्हेन आई वाज वाचिंग टीवी। ओके, फिर दूसरा देखिए, ही
इंटर्ड द डिबेट डिस्कस्ड बिटवीन देम। तो अब इसमें देखिए हमने लगा दिया इंटर्ड, इंटर के बाद डिबेट लगा दिया है, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। अब इसमें गलत क्या हो गया, ये चीज़ आपको समझनी है। तो देखिए यहाँ से एक चीज़ सीखिए, यहाँ से हमको भी ये सीखना है कि इंटर के मतलब अगर किसी प्लेस से होगा, इंटर का मतलब किससे होगा, प्लेस से होगा, प्लेस को पाना होगा, तो इंटर एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है और उसके बाद डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट आता है, ना कि बीच में कोई प्रेपोजिशन। लेकिन अगर इंटर का मतलब कहीं पे कहीं प्लेस से नहीं होगा तो फिर इंटर के साथ इनटू आता है, और इंटर के साथ इनटू आने का मतलब होता है किसी डिबेट में, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना। तो अब याद रखना, जब इसका मतलब पार्टिसिपेट के सेंस में आएगा, किसके सेंस में आएगा, पार्टिसिपेट करने के सेंस में, तो आप हमेशा इंटर के बाद इनटू का यूज करेंगे। अब यहाँ लिखा ही इंटर्ड द डिबेट, वो अब डिबेट में कोई प्लेस तो है नहीं, पार्टिसिपेट का मीनिंग आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, ही इंटर्ड इनटू, ही इंटर्ड इनटू द डिबेट डिस्कस्ड बिटवीन देम। अब आगे आइए, ही रीच्ड एट द स्टेशन, रीच का मतलब पाना, ही रीच्ड उसने पा लिया था। अब सीधे क्वेश्चन उठेगा वेयर नहीं व्हाट, क्या पा लिया था, और व्हाट का रिप्लाई कौन लिखते हैं, व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट उसके ऑब्जेक्ट होते हैं, ना कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट, तो बीच में ये क्या नहीं आएगा, एट नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा ही रीच्ड द स्टेशन। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक, तो अभी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा चीजें हमको भी और सीखनी पड़ेंगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। ठीक, अब थोड़ा सा और चीजें सीखें। ये कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। इनको सॉल्व करने के बाद जो हमने आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन दिया था उसको बड़ी इजीली हम लोग कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ एज ही वॉज इल सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। तो आपको एक बात याद रखनी है कि इंग्लिश में, एक सेकंड, इंग्लिश में एज, सिंस, इन दोनों का मतलब बिकॉज होता है। तो आप याद रखिएगा, इंग्लिश में एज, सिंस दोनों का मतलब क्या होता है, बिकॉज, जब इसका यूज एज अ कंजक्शन हो। अब इस बात को गौर करिएगा, जब इसका यूज एज अ कंजक्शन हो तभी इसका मतलब बिकॉज होता है, अदरवाइज एज एक एडवर्ब भी होता है, एज एक प्रेपोजिशन भी होता है, और सिंस भी ऐसे प्रेपोजिशन भी होता है, एडवर्ब भी होता है, तब उनकी मीनिंग दूसरी होती है। लेकिन जब इनका यूज एज अ कंजक्शन होगा तो हम लोग इसकी हिंदी क्या निकालेंगे, बिकॉज या चूंकि। अब आप कहोगे हम कैसे पहचाने कब ये कंजक्शन है, कब ये प्रीपोजिशन एडवर्ब है। तो अगर आपको दो स्टेटमेंट लिखे हैं तो ये तो क्लियर है, दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए आपको एक क्या चाहिए होगा, कंजक्शन चाहिए होगा। तो देख लीजिए क्या दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है ही वॉज इल, दूसरा है ही डिड नॉट गो टू स्कूल। तो आपने कहा ठीक है, ये दो स्टेटमेंट हैं। अच्छा, दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए कितने कंजक्शन की जरूरत पड़ती है, एक कंजक्शन की। तो आप याद रखिएगा, दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन की, तीन स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए दो कंजक्शन की, इसी प्रकार चार स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए तीन कंजक्शन की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे देखो जरा, ये सो क्या है, ये भी मेरा कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, एस क्या है, ये भी कंजक्शन है। यानी हमने दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए दो दो कंजक्शन लगा दिए, तो इसमें से आपको एक कंजक्शन हटाना पड़ेगा। तो हमने कहा अगर हम एस भी कंजक्शन मान ले तो इसकी हिंदी क्या निकल रही होगी, चूंकि वह बीमार था इसीलिए ही डिड नॉट गो टू स्कूल। तो हमने सो लगा रखा है, तो आप इसमें से चाहे एस को हटा दीजिए
चाहे सो को हटा दीजिए, ठीक। लेकिन दोनों से आंसर सही हो जाएगा। जैसे हम एस को हटा दें, वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया था, ये भी सही है। और हम ये भी कर सकते हैं, मान लीजिए हमने सो को हटा दिया, चूंकि वह बीमार था इसलिए की मीनिंग ऑटोमेटिक आ जाएगी, चूंकि वह बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया था, ये भी सही है। तो आप याद रखना है कि एग्जाम में जब दो जगह लॉजिकली तरीके से, लॉजिकली आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, लॉजिकली तरीके से दोनों जगह एरर सही हो रही हो तो एरर हमेशा बाद वाले में की जाती है, ना कि पहले वाले में। तो हमें पता है दोनों तरह से सही हो रही है, इसीलिए हम एरर किस में करने वाले हैं, बाद वाले में। यानी यहां से सो काट देंगे और सेंटेंस हो जाएगा एज ही वॉज इल, इसीलिए ही डिड नॉट गो टू स्कूल। इसके लिए सिर्फ कॉमा लग जाएगा। अगला देखिए, सिंस ही वॉज अफ्रेड सो ही डिड नॉट गो आउट। अब देखना है क्या ये सिंस यहाँ पे कंजक्शन है कि कुछ और है। तो हम पहले देखते हैं, ही वॉज अफ्रेड एक स्टेटमेंट, ही डिड नॉट गो आउट दूसरा स्टेटमेंट। अच्छा, दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए क्या आता है, तो आप कहोगे कंजक्शन आता है। तो सिंस यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, कंजक्शन बन जाएगा। तो इसका मतलब निकलेगा चूंकि, चूंकि वो डरा हुआ था, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, इसीलिए वो बाहर नहीं गया। तो जब दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन आता है तो आपने ये सो दूसरा कंजक्शन क्यों लगा लिया, यानी यहाँ से किसको हटाना पड़ेगा, सो से, क्योंकि ऑलरेडी एक कंजक्शन सिंस आ चुका है। अच्छा, यही चीज़ें हमको याद करा दी जाती हैं कि शुरू में अगर एज या सिंस आ जाए, शुरू में अगर एज, सिंस या बिकॉज आ जाए तो बाद में इसके कोई कंजक्शन नहीं आता है। तो इस बात को याद करने के साथ साथ समझना भी है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए केवल एक ही कंजक्शन की नीड होती है जो पहले आ ही चुका है। ओके, ठीक। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। He was very sapient. He was very sapient. He could not pass the exam. तो आप इसमें देख रहे हो कि दो स्टेटमेंट हैं, पहला ये स्टेटमेंट और दूसरा ये स्टेटमेंट। तो आपने कहा ठीक है दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए क्या होना चाहिए, तो आपने कहा कंजक्शन होना चाहिए। यहाँ पे कहाँ है कंजक्शन। सेपियंट का मतलब बुद्धिमान होता है, कि वो तो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, ही कुड नॉट पास द एग्जाम, वो एग्जाम पास नहीं कर सका। तो ये दो स्टेटमेंट है, आप ये भी देख रहे हो, एक स्टेटमेंट जो है दूसरा वाला उसका कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि वो बुद्धिमान तो था लेकिन वो एग्जाम को पास नहीं कर सका, या फिर भी वो एग्जाम को पास नहीं कर सका। कुछ ऐसा कंजक्शन आना चाहिए जो कॉन्ट्राडिक्ट करे। तो आप यहाँ पे एक बीच में कंजक्शन लगा सकते हो और वो कंजक्शन हो सकता है यहाँ पे बट, यानी आप चाहो तो बट का यूज कर सकते हो। अच्छा, आप चाहो तो यहाँ येट का भी यूज कर सकते हो, फिर भी वह पास नहीं कर सका। तो चाहे आप यहाँ बट का यूज कर लेना, चाहे आप यहाँ येट का यूज कर लेना, दोनों ही कंजक्शन होते हैं और दोनों ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो आपके आंसर सही हो जाएंगे। अच्छा, वैसे अगर आप करना चाहते ना तो आप शुरू में भी आल्दो का यूज कर सकते थे, आल्दो, क्योंकि आल्दो का मतलब भी दूसरे स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करना ही होता है। यद्यपि वह बहुत तेज था फिर भी वह एग्जाम को पास नहीं कर सका। तो आप चाहते तो शुरू में आल्दो भी लगा लेता, लेकिन अभी हमने सीखा था कि जब दोनों जगह लॉजिकली एरर निकालना हो तो एरर हमेशा बाद वाले में की जाती है। तो यहाँ पर बट या यट का यूज कर लीजिए। क्लियर। अब चलिए, अच्छा नीचे वाले में आते हैं, एक सेकंड इसको रफ कर दे जरा। ठीक, अब हम लोग अपने नीचे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा है, ही टोल्ड मी दैट इफ दे हैड इन्फॉर्म्ड अर्लियर ही वुड हैव हेल्प्ड देम। ये क्वेश्चन जरा आप बताइए, इसको जल्दी से ट्राई करिए सभी लोग और इसका आंसर बताइए। ट्राई करिए जल्दी से सभी लोग। चलिए देखिए, अच्छा इसमें हमको जैसे रटा दिया जाता है, चीज़ें सिखा दी जाती हैं कि दो कंजक्शन एक साथ नहीं आते हैं। क्या नहीं आते हैं, दो कंजक्शन एक साथ नहीं आते हैं।
अब उस चीज को हम लोग रटे हुए हैं कि हाँ दो कंजक्शन एक साथ नहीं आते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ये वाला स्टेटमेंट देखिए पहले एक बार, आप लोग ये वाला स्टेटमेंट देखिए, ये जरा नीचे वाला स्टेटमेंट देखिए, उससे पहले लिखा हुआ ही आस्क्ड मी दैट व्हेन आई वुड गो देयर। तो आस्क्ड का मतलब क्या है? पूछना, उसने इंटेरोगेट किया, उसने मुझसे इंटेरोगेट किया, यानी वो खुद में क्या नहीं है, वो श्योर नहीं। अगर वो श्योर होता तो हमसे क्यों पूछता चीजें, यानी वो श्योर नहीं है। और ये दैट कंजक्शन कब आता है? तो सभी को पता होना चाहिए दैट कंजक्शन हमेशा श्योरिटी को दिखाने के लिए आता है, कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए आता है, ना कि पूछने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक कंजक्शन दैट है, दूसरा सब ऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है? व्हेन। यहाँ स्टेटमेंट कितने थे? ही आस्क्ड मी, आई वुड गो देयर, यानी दो स्टेटमेंट थे, और दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए ओनली एक ही कंजक्शन की जरूरत पड़ती है, हमने तो दो दो लगा दिए। तो ये बात गलत है कि नहीं? तो इनमें से एक को हटाना पड़ेगा। तो किसको हटाएं? देन को हटाएं कि वैन को हटाएं? अच्छा, दैट के लिए किसी ने बताया कि ये डेफिनेट होता है, जब चीज़ें हमको पता होती हैं तो हम दैट का यूज करते हैं, और जब हम खुद इंटेरोगेट कर रहे हैं, खुद क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसमें डेफिनेट कहाँ है? तो हम दैट का तो यूज ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज किसको हटा देंगे? हम लोग दैट को हटा देंगे और लिखेंगे ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड गो देयर, और मेरा आंसर सही हो जाएगा। अब इससे यहाँ से लोगों ने रटा क्या रखा है? इसको लोगों ने रटा रखा है कि दैट और व्हेन ये दो कंजक्शन थे, और दो कंजक्शन कभी एक साथ नहीं आते हैं। अच्छा ठीक है, अगर ये बात आपकी इतनी ही सच थी और बच्चों को आपने ये रटा दिया, तो अब जरा ये क्वेश्चन पे आइए। ही टोल्ड मी दैट इफ दे हैड इन्फॉर्म्ड अर्लियर ही वुड हैव हेल्प्ड देम। तो हम देखेंगे यहाँ भी एक दैट कंजक्शन है, और देखेंगे इफ भी एक कंजक्शन है। तो सेम यहाँ की तरह ऊपर भी आ गया दैट और इफ, तो उस प्रकार से तो दो कंजक्शन नहीं आते हैं, तो फिर यहाँ भी दो कंजक्शन एक साथ नहीं आने चाहिए थे, कट जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ये आंसर आपका नो एरर रहेगा। ये आंसर आपका क्या रहेगा? नो एरर। तो आपको यहाँ से एक बात सीखनी है कि इंग्लिश को याद नहीं करना है। ये रूल नहीं होते हैं कोई भी, बल्कि कंसेप्ट होते हैं, सब कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं। ये कोई रूल नहीं कि एक साथ दो कंजक्शन नहीं आ सकते हैं, ये सब बना दिए जाते हैं हम लोगों को। जब लगता है कि चीज़ों को उतने अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं, तो अपनी ज़रूरत, अपनी सुविधा के लिए हम लोग ने रटा दिया कि दो कंजक्शन एक साथ नहीं आते हैं। इससे टीचर भी समझाने से बच गया, और बच्चा भी अपने में खुश है कि हाँ इतनी छोटी चीज़ है, लिख लिया, दो कंजक्शन एक साथ नहीं आते हैं। अब आप ठीक ठाक पेपर में गए, जैसे भी आपका मेंस होने वाला है, वहाँ पे दो कंजक्शन एक साथ दे दिया आपने, फिर से दोनों कंजक्शन काट दिए, तो आपका तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने कंसेप्ट को समझा ही नहीं था। तो अब चलिए देखते हैं इसके कंसेप्ट को समझते हैं, आखिर ये कंसेप्ट हमसे क्या कह रहा है। तो दो कंजक्शन बिल्कुल एक साथ आ सकते हैं, बस आपको ये चीज़ें देखनी है कि इसकी मीनिंगफुल बननी चाहिए। जैसे हम इस सेंटेंस को जरा दूसरी तरीके से लिखें तो आप कहोगे बिल्कुल सही लिखा है। हम लिखते हैं दूसरी तरीके से, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी दैट, दैट लगा था दैट, और फिर ये वाली लाइन उतारते हैं, ही वुड हैव हेल्प्ड देम, ही वुड हैव हेल्प्ड देम if they had informed earlier। तो आपने देखा, हमने लिखा ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया था। क्या बताया था? कि ही वुड हैव हेल्प्ड देम, कि वह उनकी मदद कर देता, इफ दे हैड इन्फॉर्म अर्लियर, यदि वो लोग ने मुझे जल्दी इन्फॉर्म किया होता। तो आप कहोगे अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसमें ही टोल्ड मी एक स्टेटमेंट, दूसरा क्या स्टेटमेंट है? ही वुड हैव हेल्प्ड देम। तो आप देख रहे होगे दूसरा ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तीसरा क्या है? दे हैड इन्फॉर्म्ड अर्लियर, तीसरा ये स्टेटमेंट है। अच्छा, तीन स्टेटमेंट को कवर करने के लिए कितने कंजक्शन आने चाहिए?
दो कंजक्शन आना चाहिए। तो पहला कंजक्शन देखो मेरा क्या है, दैट, और दूसरा कंजक्शन मेरा क्या है, इफ। तो हमने कहा कि तीन कंजक्शन को कवर करने के लिए मेरे पास, सॉरी, तीन स्टेटमेंट को कवर करने के लिए मेरे पास कितने कंजक्शन होने चाहिए थे, दो कंजक्शन। तो वो दोनों देखो हमने अलग अलग करके लिख दिया। तो आप कहोगे अब हमको ये पढ़ने में सही लग रहा है, लेकिन इसी का एडवांस तरीका क्या है लिखने का, इसका एडवांस तरीका लिखने का है कि दोनों कंजक्शन को आप एक साथ लिख दीजिए। दोनों कंजक्शन को एक साथ लिख देने से ये थोड़ा सा एडवांस तरीका बन जाएगा, और सेंटेंस तब भी आपका सही होगा। क्यों सेंटेंस सही होगा, क्योंकि हमें कितने कंजक्शन की नीड थी, हमें कंजक्शन की नीड थी दो। जैसे देखो इसमें आते, चलो करके देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट देखिए, ही टोल्ड मी, एक स्टेटमेंट। दूसरा, दे हैड इन्फॉर्म्ड अर्लियर, ये दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा, ही वुड हैव हेल्प देम। तो अब देखिए तीन स्टेटमेंट हैं। अच्छा ये बताइए, तीन स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन की जरूरत पड़ती है कि दो की पड़ती है? तो आप कहोगे दो की पड़ती है, एक से काम नहीं होगा। तो अगर आपने दैट या इफ में से किसी भी एक को हटा दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको दोनों को रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको कितने कंजक्शन की नीड है, दो की। तो यानी यहाँ दैट भी सही है, इफ भी सही है। अच्छा दैट क्या है, दैट जो आया है, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, व्हाट, क्या बताया। तो ये व्हाट के रिप्लाई के लिए दैट कंजक्शन का यूज किया, और वो अपने साथ ले रहा है दैट ही वुड हैव हेल्प्ड देम। ये इफ क्या है, ये इफ कोई इंटेरोगेटिव कंजक्शन नहीं है, बल्कि कंडीशनल सेंटेंस है ये। इफ दे हैड इन्फॉर्म्ड अर्लियर, ये किस लिए है, इफ दे हैड इन्फॉर्म्ड अर्लियर। तो ये कंडीशनल वाला आपका कंजक्शन इफ है। तो हमने देखा कि तीन सेंटेंस को, तीन स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए हम चाहें तो एक साथ दोनों कंजक्शन का यूज कर सकते हैं, और ये ग्रामेटिकली लॉजिकली दोनों तरह से बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक, अब हम आते हैं दूसरे सेंटेंस में। जरा ये बताइए आपका सही लिखा है कि गलत, जल्दी से ट्राई करिए। इसी प्रकार दूसरा देखिएगा, कितने स्टेटमेंट हैं, क्या वो लॉजिकली सही हैं कि नहीं। तो अब हम लोग देख रहे हैं ही टोल्ड मी, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, आई टोल्ड द ट्रूथ, ही वुड फॉरगिव मी। ठीक, चलिए अब जिसमें लिखा है ही टोल्ड मी व्हेन आई टोल्ड द ट्रूथ ही वुड फॉरगिव मी। तो इसमें कितने स्टेटमेंट है, आप देख रहे होगे तीन स्टेटमेंट। ही टोल्ड मी एक, आई टोल्ड द ट्रूथ दो, ही वुड फॉरगिव मी तीन। अच्छा, तीन स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए क्या आना चाहिए, तो आप कहोगे तीन स्टेटमेंट हैं तो भैया इसको जोड़ने के लिए दो कंजक्शन आनी चाहिए, और मेरे पास यहाँ कितना कंजक्शन है, तो आप कहोगे सिर्फ एक कंजक्शन है। तो ये बात यहाँ से तो बनेगी नहीं, क्योंकि तीन स्टेटमेंट हैं तो कम से कम दो कंजक्शन होने चाहिए। तो आपने कहा ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। अब क्वेश्चन उठेगा व्हाट, क्या बताया। तो व्हाट के रिप्लाई के लिए हमको एक कंजक्शन भी मिल जाएगा, और व्हाट्स दैट, अगर हम दैट का यूज करते हैं तो दैट से फायदा क्या होगा, दैट से व्हाट का रिप्लाई एक नाउन क्लास भी मिल जाएगी, और दैट एक कंजक्शन का भी काम कर जाएगा। तो ही टोल्ड मी व्हाट, तो यहां लगाओ दैट। ही टोल्ड मी दैट, अब ये दैट अपने आप को रिलेट किससे कराएगा, दैट ही वुड फॉरगिव मी, उसने मुझे बताया कि वो मुझे माफ कर देता। ठीक, कब कर देता, वेन आई टोल्ड द ट्रूथ, जब मैं इसको सच बताता, कि यदि मैंने उसको सच बताया होता तो वो मुझे क्या कर देता, माफ कर देता। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे दैट आ गया, तो हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट और वैन। तो आप ये ना सोचिएगा दैट और वैन दोनों कंजक्शन है, एक साथ कैसे आ गए, तीन स्टेटमेंट थे इसलिए उनको कवर करने के लिए हमने क्या किए, दो कंजक्शन एक साथ लिख लिए। आप चाहते तो ये भी कर सकते थे कि ही टोल्ड मी दैट ही वुड फॉरगिव मी, दैट के तुरंत बाद वो लिख देते कि उसने मुझे बताया दैट ही वुड फॉरगिव मी, कि वो मुझे माफ कर देता, इफ या व्हेन, आपने व्हेन लिखा है, व्हेन भी सही है, व्हेन आई टोल्ड द ट्रूथ। ये बात क्लियर समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ये उन स्टूडेंट को हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो जिन्होंने इंग्लिश को सिर्फ याद करने के तरीके से अभी तक देखा था। चलिए अगला स्टेटमेंट आइए, ही सेज दैट
बिकॉज ही इज माई फ्रेंड ही विल हेल्प मी। तो इसमें आप देख रहे होगे एक कंजक्शन दैट आया है और दूसरा तुरंत उसके बाद बिकॉज आया है। तो आप सोचोगे दो कंजक्शन एक साथ मिल गए, काट दो उसको, ऐसा नहीं है। आप पढ़िए कितने स्टेटमेंट, पहला ही सेज, पहला स्टेटमेंट, दूसरा ही इज माई फ्रेंड, तीसरा ही विल हेल्प मी। तो ये तो क्लियर है, तीन स्टेटमेंट आए हैं तो आपके कंजक्शन दो होने चाहिए। अब क्या लॉजिकली सही लिखें, ही सेज वह कहता है, तो आपका क्वेश्चन उठेगा व्हाट। व्हाट का रिप्लाई कैसे आता है? व्हाट का रिप्लाई एक नाउन क्लास देती है और दैट कंजक्शन से बनी क्लास कौन सी क्लास होती है? नाउन क्लास। तो आपने कहा कि जो ये दैट है ये तो बिल्कुल सही आया व्हाट का रिप्लाई लेने। अच्छा ये दैट अपने साथ किसको रिप्लाई मतलब कनेक्ट कर लेगा? ही विल हेल्प मी, कि वह कहता है कि ही विल हेल्प मी, वह मेरी सहायता करेगा। अब क्वेश्चन उठेगा क्यों भाई, क्यों तुम्हारी सहायता करेगा? तो वो होगा बिकॉज ही इज माई फ्रेंड। तो अगर आप इसको स्प्लिट करके ऐसे लिखे, ही सेड दैट ही विल हेल्प मी बिकॉज ही इज माई फ्रेंड, वह मेरी सहायता करेगा क्योंकि वह मेरा मित्र है। तो आप कहोगे बिल्कुल लॉजिकली सही लग रहा है। तो आप चाहो तो इन सेंटेंस को जैसे भी हमने बोला वैसे भी लिख सकते हो, और चाहो तो दोनों कंजक्शन को एक साथ लिख सकते हो जैसा कि हमने लिख रखा है, ही सेज दैट, दैट के तुरंत बाद बिकॉज। तो दो कंजक्शन एक साथ आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तीन स्टेटमेंट थे, तीन स्टेटमेंट के लिए हमेशा दो कंजक्शन का ही यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस भी आपका नो एरर चला जाएगा। ही आस्क्ड मी दैट व्हेन आई वुड गो देयर, पहला स्टेटमेंट, ये दूसरा स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए दो नहीं सिर्फ एक कंजक्शन की जरूरत होती है, और दैट डेफिनेट होता है, इंटरोगेट नहीं कर पाता है दैट, इसलिए दैट को काट देंगे, एक कंजक्शन व्हेन सही हो जाएगा। तो ये बात उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो आपको बिल्कुल याद नहीं करना है कि दो कंजक्शन एक साथ दिख दिए हमने काट दिया, आप स्टेटमेंट अपने काउंट करिए कितने स्टेटमेंट हैं और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसको लगा लीजिए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब उम्मीद करते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसके सारे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने चैलेंजिंग क्वेश्चन के पास। आते हैं चैलेंजिंग क्वेश्चन में, अब पढ़ते हैं। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क 2 hours बिफोर ही इंटर्ड माई रूम। पहले इधर ही इंटर्ड माई रूम वाला पोर्शन देख लेते हैं। ही इंटर्ड, अच्छा इंटर्ड का मतलब प्लेस से हो रहा है कि किसी चीज में पार्टिसिपेट करना, तो माई रूम लिखा हुआ है, तो आपको पता है माई रूम प्लेस का इंडिकेशन है। तो फिर ये वर्ब कौन सी हो जाएगी भैया? ट्रांजिटिव वर्ब। ये कौन सी वर्ब हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट उसके क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट, और उसका मतलब निकलेगा उसने पा लिया था। व्हाट, क्या पा लिया था? डायरेक्ट माई रूम। तो यहाँ पे ही इंटर्ड माई रूम बिल्कुल सही लिखा है। अब जो लोग इसमें कर देंगे ही इंटर्ड इनटू माई रूम, वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि इंटर इनटू का मतलब किसी डिबेट में किसी चीज में पार्टिसिपेट करना होता है, जो यहाँ पे मतलब नहीं आ रहा है। तो ही इंटर्ड द रूम बिल्कुल राइट है, यानी ये चीज आपकी बिल्कुल सही लिखी हुई है। तो फिर आप कहोगे एरर क्या है? अच्छा दूसरी चीज देखते हैं। 2 days बिफोर, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क 2 days बिफोर। बिफोर के साथ क्या आता है? तो आपने कहा बिफोर के साथ भैया पास्ट ऑफ पास्ट आता है, कि जब भी बिफोर आएगा तो पास्ट ऑफ पास्ट आएगा, भी हमने सीखा है, और जब एगो आएगा तो ओनली पास्ट आएगा। तो पहले ये बात क्लियर करो, क्या ये घटना पास्ट ऑफ पास्ट की है कि ओनली पास्ट की है? तो देखो ही इंटर्ड माई रूम, वो मेरे रूम में इंटर्ड किया, ये कब घटना है? पास्ट की। आप काम कब पूरा कर चुके थे? उससे भी 2 घंटे पहले, यानी जब वो आदमी मेरे रूम में इंटर्ड आया, ये घटना तो पास्ट की बन चुकी है, लेकिन हम काम उसके भी 2 घंटे पहले कर चुके थे। तो ये काम पूरा होने की घटना पास्ट ऑफ पास्ट है कि नहीं है? तो आप देखोगे बिल्कुल पास्ट ऑफ पास्ट है, इसलिए यहाँ पे हमने बिफोर का यूज भी सही किया है, क्योंकि ये पास्ट ऑफ पास्ट है। और पास्ट ऑफ पास्ट है तो उसके साथ हमें क्या लगाना चाहिए था? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप कहोगे ये भी सही है, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क 2 hours बिफोर। तो आप कहोगे ये पूरा सेंटेंस इतना सही है। अच्छा ये भी सेंटेंस इतना सही है, तो फिर दिक्कत क्या आ रही है? अब हमको यहाँ से थोड़ा जस्टिफाई और करना है कि ये 2 days बिफोर है क्या। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको क्या पढ़ेंगे? ये यहाँ पे जो 2 days बिफोर लिखा हुआ है, यानी कुल मिला के जो ये बिफोर लिखा, ये कंजक्शन है कि एडवर्ब है, क्या है? तो अगर आपको लगता है कि ये टाइम का रिप्लाई दे रहा है, व्हेन का रिप्लाई दे रहा है,
तो अगर ये टाइम का व्हेन का रिप्लाई दे रहा है तो फिर ये एडवर्ब है, और दो स्टेटमेंट को जोड़ रहा है तो कंजक्शन है। तो आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। अब क्वेश्चन उठेगा कब, तो 2 आवर्स बिफोर, ये किसका रिप्लाई है भैया, एडवर्ब का, टाइम का। कब कर लिया था, 2 घंटे पहले। तो ये यहाँ स्टेट आगे वाले स्टेटमेंट के लिए आ ही नहीं रहा है, बल्कि ये बात किसके लिए है, अभी पहले ही स्टेटमेंट के लिए, रूम के व्हेन के रिप्लाई के लिए। अगर ये बात सच है कि 2 आवर्स बिफोर ये पहले ही स्टेटमेंट के व्हेन के रिप्लाई के लिए है, तो ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब। तो ये एडवर्ब हो गया कि नहीं हो गया। तो अब आपने यहाँ से एक बात जस्टिफाई कर ली है कि ये जो बिफोर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, एडवर्ब लिखा हुआ है। हमने कहा ओके चलिए यहाँ से सीख गए, ये एडवर्ब लिखा है। तो हमको ये बताइए, पहला स्टेटमेंट आपका है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, ही इंटर्ड माई रूम, ये हो गया दूसरा स्टेटमेंट। अच्छा, दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए अभी हम लोग पढ़ के आए किसकी जरूरत होती है, तो आप कहोगे भैया दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए कंजक्शन की जरूरत होती है। इसमें कंजक्शन है कहाँ, कहाँ कंजक्शन है। अच्छा, बहुत लोगों को लग रहा था ये बिफोर ही कंजक्शन है। अगर बिफोर ये कंजक्शन है तो कंजक्शन तो दो स्टेटमेंट के बाद आता है ना। तो पहले स्टेटमेंट की मीनिंग कहाँ पूरी हो रही थी, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क 2 आवर्स, क्या 2 आवर्स, आगे कुछ लगाना पड़ेगा ना हमको, 2 आवर्स व्हाट। तो अच्छा, बहुत लोग जैसे कह दें 2 आवर्स एगो कर दो, तो एगो नहीं लग पाएगा भाई, क्योंकि ये वाली घटना पास्ट ऑफ पास्ट है, क्योंकि जब वो मेरे रूम में आया उससे 2 घंटे पहले हम अपना काम कर चुके थे। तो एगो तो आता है ओनली पास्ट के लिए, और ये पास्ट ऑफ पास्ट है, तो एगो तो नहीं लग पाएगा। तो जब एगो लग नहीं पाएगा तो हम फिर लगाएंगे क्या, तो हमने कहा हमने इसीलिए बिफोर लगा दिया। तो ये पूरा एक स्टेटमेंट है, और दूसरा लिखा ही इंटर्ड माई रूम। दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए आपको एक कंजक्शन चाहिए होगा, तो हम उसके लिए अब कंजक्शन लेके आएंगे। चाहो तो आप इनके बीच में यहाँ पे यूज कर लो बिफोर का, किसका यूज कर लो, बिफोर का। तो देखिए अब सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क 2 आवर बिफोर, कि मैंने 2 घंटे पहले ही अपना काम पूरा कर लिया था। किस चीज के पहले, अब ये स्टेटमेंट बिफोर आया है, ही इंटर्ड माई रूम, यानी उसके मेरे रूम में इंटर्ड करने के पहले ही मैंने अपना काम 2 घंटे पहले पूरा कर लिया था। ये वाला जो बिफोर आया ये 2 घंटे पहले के लिए आ रहा है, और ये जो कंजक्शन वाला बिफोर आ रहा है ये ही इंटर्ड माई रूम, इस स्टेटमेंट के पहले ये पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया था, इसके लिए आ रहा है। तो दोनों बिफोर अलग है, एक एडवर्ब है तो दूसरा कंजक्शन है। ये बात समझ में आई। तो अगर आप पेपर में गए होते और आपको क्वेश्चन ये लिख के आता, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क 2 आवर्स बिफोर ही इंटर्ड माई रूम, तो जैसे आप 2 बार बिफोर देखते तो पता चलते आप वहीं एरर बना देते कि 2 बार बिफोर कैसे आ गया। तो ऐसे नहीं बिल्कुल आंख बंद करके कहीं भी आप आंसर लगाते चले जाओ, आप उसको देखो समझो लॉजिकली कि ये बिफोर क्या एडवर्ब है, ये बिफोर क्या कंजक्शन है। एडवर्ब आया है 2 आवर्स को फॉलो करने के लिए, जबकि ये वाला बिफोर आया है दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए। तो फिर लॉजिकली सही है, क्योंकि हमको तो ये दो स्टेटमेंट के लिए एक कंजक्शन चाहिए ही था, तो हमने बिफोर लगा दिया, क्या गलत है। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा बिफोर। अच्छा, आप चाहो तो बिफोर की जगह दूसरा भी यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो, व्हेन का यूज। आप चाहो तो किसका यूज कर सकते थे बिफोर की जगह, व्हेन का, ये भी सही हो जाएगा कि आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क 2 आवर्स बिफोर, मैं 2 घंटे पहले ही अपना काम पूरा कर चुका था। व्हेन, जब ही इंटर्ड माई रूम, जब वो मेरे कमरे में आया। ये बात क्लियर। तो चाहो तो आप व्हेन लगा लो और चाहो तो उसकी जगह बिफोर लगा दो। बिफोर से भी बिल्कुल लॉजिकली मीनिंग निकलेगी, आप निकाल के देखिए कि बिफोर ही इंटर्ड द रूम, उसके रूम में इंटर्ड होने से पहले ही। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया था, कितनी देर पहले कर लिया था, 2 घंटे पहले। तो यहां से आपको इसका आंसर या तो व्हेन या तो बिफोर मिल गया है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को ये समझ में आ गया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ प्लीज़ उनके पास ये मैसेज पहुँचाइए, जिससे कि वो लोग और ज़्यादा चीज़ों को डीपली सीख पाए। क्योंकि आजकल है क्या, सभी लोगों ने इंग्लिश को बिल्कुल ये समझ रखा है कि याद करने वाला एक सब्जेक्ट होता है। उनकी गलती भी नहीं है,
जैसा टीचर उनको पढ़ाते हैं कि इंग्लिश को याद किया जाता है रूल बाय रूल, रूल ऐसा कुछ नहीं होता, कोई रूल बाय रूल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट का काम होता है। अगर आपके फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर हैं तो ये सारे स्टेटमेंट जितना भी कठिन पेपर आया बड़ा इजीली कर लोगे। ऐसा नहीं कि 2 बार बिफोर दिख गया, देख के डर गए कि 2 बार बिफोर कैसे हो गया, काट दिया, क्योंकि आपके फंडामेंटल इतने कमजोर हैं, आपको पता ही नहीं बिफोर प्रीपोजिशन है कि बिफोर एडवर्ब है कि आपका बिफोर कंजक्शन है, आपको बस बिफोर से मतलब है कि 2 बिफोर कैसे आ गए, तब तो क्वेश्चन तो गलत होगा ना। तो आप सीजीएल मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा और लोगों से बेहतर होना पड़ेगा, बेहतर के लिए आपको अपनी बेसिक क्लियरिटी लानी पड़ेगी। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।